हमारे देश में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो अंग्रेजों ने हमारे दिमाग में डाली कि ब्राह्मणों ने शूद्रों को पढ़ने नहीं दिया कभी। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है और इसके आधार पर हिंदुस्तान के समाज में जो मारकाट हुई है उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। आंकड़े बताते हैं कि मद्रास प्रेसिडेंसी में जितने गुरुकुल हैं उनमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों में 72% शूद्र हैं, 28% द्विज। द्विज समझते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हैं 28% और शूद्र हैं 72%। लड़कियों की क्या स्थिति है? 100% लिटरेसी है लड़कियों में। कोई भी लड़की को घर में नहीं बिठाया जाता, स्कूल जाना ही पड़ता है उसको पढ़ने। और कभी कोई लड़की की ऐसी स्थिति है कि वो स्कूल नहीं जा सकती तो गुरुकुल का अध्यापक घर आता है उसको पढ़ाने के लिए। ये सिस्टम है पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी, ये वो लिख रहा है। और वो कह रहा है कि शूद्रों का प्रतिशत इसलिए ज्यादा है पढ़ाई में क्योंकि हिंदुस्तानी समाज में वो सबसे ज्यादा स्किल्ड लोग हैं जिनको हम शूद्र कहते हैं, सबसे ज्यादा स्किल्ड। जितनी टेक्नोलॉजी है वो सब उन्हीं के कब्जे में है। ये शूद्र ही है जो स्टील बनाते हैं, ये शूद्र ही है जो घड़े बनाते हैं, ये शूद्र ही है जो बर्तन बनाते हैं, ये शूद्र ही है जो कपड़ा बनाते हैं, ये शूद्र ही है जो जीवन जरूरत की सारी चीजें बनाते हैं। तो जितनी टेक्नोलॉजी है वो उनके पास है। और वो खुद लिख रहा है कि सिस्टम इतना अच्छा है कि टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर तुरंत होता, उसमें समय नहीं लगता। माने एक बाप है, उसने अपने बेटे को सिखा दिया, अब बेटा अपने बेटे को सिखा रहा है, उसका बेटा अपने बेटे को सिखा रहा है। माने पीढ़ी दर पीढ़ी हजारों साल वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती चली आ रही है। अब देखिए आज का दिमाग हमारा कितना गुलाम है। मैं ये मजाक के लिए नहीं कह रहा हूं, गंभीरता से कह रहा हूं कि उस जमाने में जो आदमी किसी काम में लगा है तो पूरे परिवार के साथ लगा है। अगर कोई स्टील बना रहा है तो उसका पूरा परिवार स्टील प्रोडक्शन में लगा हुआ है। तो उसके छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उसकी पत्नी भी है, उसकी बहन भी है, उसका भाई भी है। तो पूरा परिवार उस प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। आज अगर आपका 14 साल का बच्चा प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है तो कहेंगे चाइल्ड लेबर है। इस गंभीरता को समझिए कि उस समय बच्चे से लेकर बड़े तक सब इन्वॉल्व हैं प्रोडक्शन में। तो प्रोडक्शन इतना है कि हम 33% एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब हम कह रहे हैं कि 14 साल का बच्चा अपने पिताजी के साथ किसी काम में लगा हुआ है तो वो चाइल्ड लेबर हो गया। तो आपने क्या किया कि उसको चाइल्ड लेबर डिक्लेयर करके जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होने वाली थी उसको तोड़ दिया बीच में से। और कहां ले जाके पटक दिया आपने? किसी अंग्रेजियत के स्कूल में जहां वो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी सीखने वाला नहीं, कभी नहीं, जीवन में नहीं। तो हमने क्या किया, अंग्रेजों ने क्या किया कि ये जो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर हो रहा था एक पीढ़ी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, उसको तोड़ दिया एक कानून बनाकर। और वही कानून हिंदुस्तान की सरकार आज भी चला रही है इस देश में चाइल्ड लेबर के नाम पर। रोज टेलीविजन पे एडवर्टाइजमेंट आता। अब आप सोचिए कि यूरोप में मैंने मेरी आंखों से देखा है 14 साल के बच्चे अखबार बेचते हैं, 12 साल के बच्चे अखबार बेचते हैं। तो वहां कहा जाता है कि ये सेल्फ सफिशिएंट है, सेल्फ रिलायंट है। मेरे देश में 14 साल का बच्चा काम करके रोटी कमा रहा तो कहते हैं चाइल्ड लेबर है। ये है मानसिक गुलामी, ये है अंग्रेजियत की गुलामी। और ऐसे ही तोड़ा था उसने हमारे देश के गुरुकुलों से चलने वाले एजुकेशन सिस्टम को। और उस एजुकेशन सिस्टम को तोड़ने में जो सबसे बड़ी सफलता मिली मैकॉले को, वो एक कानून के आधार पर मिली। उस कानून का नाम है इंडियन एजुकेशन एक्ट। उसके आधार पर उसने क्या किया, यूनिवर्सिटीज बनवाई और उन यूनिवर्सिटीज को मान्यता दी गई। संस्कृत से चलने वाले गुरुकुलों की मान्यता खत्म की गई और मान्यता खत्म हो गई सरकारी दस्तावेजों में, लेकिन समाज में मान्यता खत्म नहीं हुई। तो क्या किया, अंग्रेज एक अत्याचार करते थे, इंडेंजर्ड लेबर बनाते थे हिंदुस्तानी लोगों को, यहां से मजदूर बना के ले जाते थे, जिनको हम गुजराती में कहते थे गिरमिटिया मजदूर। जो गिरमिटिया मजदूर यहां से गए हैं वो पता है कौन लोग हैं? हिंदुस्तान के हाईली स्किल्ड पर्सन थे जिनको गिरमिटिया मजदूर बना के ले गए।
हिंदुस्तान के हाईली स्किल्ड लोगों को कैसे बर्बाद किया। या तो वो ले गए मजदूर बना के और वहां जोत दिया उनको खेत में हल के साथ, खेत में जोता जाता था हल के साथ। गांधी जी जब देखने गए थे डरबन के आश्रम में तो उनको आश्चर्य हुआ था कि आदमी खेत में हल चलाता, ऐसे ही जैसे बैल के कंधे पे हल रखा होता। और दूसरा काम क्या किया था अंग्रेजों ने कि हिंदुस्तान के हाईली स्किल्ड पर्सन्स को जो बनाते थे इतना बेहतरीन कपड़ा कि एक छोटे से रिंग में से पार निकल जाता था पूरा थान, ऐसे लोगों के हाथ काट दिए थे, अंगूठे काट दिए थे। यही सब किया था मैकॉले ने और मैकॉले के पहले के अधिकारियों ने। ऐसे बर्बाद किया है इस देश को। और स्किल्ड पर्सन्स को बर्बाद करने के लिए उसने कानून बना के लागू करवा दिया और पूरा सिस्टम उसने सत्यानाश कर दिया। तो राम जब इसको बहुत विस्तार से समझाते हैं तब भरत कहते हैं क्षमा करना भाई, मुझे ये समझ में नहीं आता था, अब पता चल गया है कि पुरोहित राज्य व्यवस्था के अर्थ को संभालते हैं, इसलिए वो भी आचार्य और गुरु के समकक्ष है। तो राम कहते हैं कि देखो कभी कभी ऐसा हो जाए कि गुरुओं का सम्मान कुछ कम हो, आचार्यों का कम हो या किसी का, लेकिन पुरोहितों का कम नहीं होने देना कभी, क्योंकि ये है तो राज्य की अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था मजबूत है तो धर्म टिकाओगे, धर्म टिकेगा तो राज्य आगे बढ़ेगा। हमारी आंखें खोलने वाला है ये कॉन्सेप्ट। आज तक हमारे देश में पुरोहितों को गाली देने का काम हमारे आधुनिक पढ़े लिखे लोगों ने बहुत किया है कि ये पोंगापंथी हैं, ढपोर शंखी हैं, ऐसे शंख बजा देते हैं, वैसे घंटा बजा देते हैं। ये हमको इतना ही दिखाई देता है, इसके आगे का कुछ दिखाई नहीं देता कि वो कितनी बड़ी इकोनॉमी चला देते हैं। और राम आगे का प्रश्न पूछ रहे हैं कि जिन पुरोहितों का तुम सम्मान करो, ध्यान ये रखना कि वो पैसे के लिए कुछ ना करते हो। माने राइडर लगा दिया उन्होंने। एक पुरोहित ऐसे हैं जो पैसा लेके पूजा कराते हैं। राम कह रहे हैं अगर ऐसे पुरोहित हैं तो उनका सम्मान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ज्यादा पैसा देगा उसी का माल बिकवाएंगे फिर तो। इसलिए पुरोहित उन्हीं का सम्मान करना है जो पैसा खुद न लेते हो और कारीगरों का माल बिकवाने में मदद करते हो। तो बिना पैसे लिए जो पूजा कराए वो पुरोहित है, पैसे लेकर जो कराए राम उसको अच्छा नहीं मानते। तो अगला ही प्रश्न वो कहते हैं कि क्या तुम्हारे राज्य के पुरोहित पैसा लेके पूजा कराते हैं? अगर कराते हैं तो उनको किनारे रखो। तो भरत कह रहे हैं कि हाँ, मैं अभी लौटकर ऐसी ही व्यवस्था करूंगा कि वो बिना पैसे की पूजा कराएं। तो राम कहते हैं कि पुरोहित को तो, अब वो पुरोहित के लिए कह रहे हैं, पुरोहित को तो जिस घर में पूजा करानी है वहां का पानी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो बड़ा काम वो करने जा रहा है अगर उस घर का पानी ही पीने लगे, खाना ही खाने लगे तो लालच भाव आएगा और वो अपनी पुरोहिताई से च्युत हो जाएगा। अब जरा इसको समझें थोड़े विस्तार में कि पुरोहित अगर पूजा करवाने वाले के घर खाना ना खाए, पानी ना पिए, अंग्रेजों ने इसी को प्रचार किया कि ये छुआछूत मचाते हैं, पानी भी नहीं पीते उसके घर का। मूर्ख अंग्रेजों को पता नहीं था कि वो श्री राम की कही हुई बात का पालन करते हैं। जिसके घर पूजा करानी उसके घर पानी भी नहीं पीना, पानी कहीं और जाके पीना। अंग्रेजों ने इसको छुआछूत से जोड़ दिया और हिंदुस्तान के कुछ मूर्ख इतिहासकारों ने उस पर पुस्तकों की पुस्तकें लिख डाली कि ये तो छुआछूत मचाते हैं, ये तो गरीबों के घर का पानी नहीं पीते, ये तो नीची जाति और ऊंची जाति करते रहते। वो नीची ऊंची जाति का प्रश्न नहीं था, जिनके घर पूजा करानी है वो कोई भी जाति का हो, कोई भी संप्रदाय का हो, वहां पानी नहीं पीना है, भोजन ग्रहण नहीं करना है, दक्षिणा नहीं लेनी है, प्रसाद नहीं लेना है, ये श्री राम बोलकर गए तो उनका पालन करते।